मेरे पापा ने मुझे बताया था एक्चुअली कि एमके यादव सर हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो बहुत खुद को लकी फील करती हूँ, मेरी फ्रेंड ने आपको सजेस्ट किया था। मैंने आपका ही कोर्स इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि आपके कोर्स से ये था आंसर राइटिंग भी डे टू डे एक्टिव हो जाएगी। तो हस्बैंड यही बोले कि नहीं, इनका सर का करो, आइए सबका बैच आ रहा है, तुम बस ये ज्वाइन करो। उसका फायदा सर मुझे ये हुआ, और मुझे नहीं पता सर, मैं वो 5-5 मिनट में आंसर लिख रही थी वहाँ पे। तो सर से मैं एक बार मिला तो वो बोले कि तुम बस झेल जा किसी तरह मेरे को 1 महीना। सर जैसे आपने पहले क्लासेस ली थी साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में, 8 से 10 क्लासेस शायद थी, तो उसके बाद एक दिमाग में एक फॉर्मेट सा बन गया था। तो आपका प्री के लिए, यूपीएससी प्री के लिए भी कोई बैच चलता था, तो मेरा सर एक ड्रीम था कि कभी मैं मेंस दूंगा तो आपके साथ। जो सिलेक्शन दिलाया वो आइए सभी था। सर मेंस आंसर राइटिंग सर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया था 2024 में। सर मेरा बेसिक मटेरियल केवल आपका था सर। लॉजिक ये तक मैं आपको पहले से जानता था। फिर मुझे एमके सर के बारे में पता चला। आपकी मैंने क्लासेस देखे हुए थे YouTube पे। मैं आईएएस सर से एसोसिएटेड थी। आई वुड से थैंक टू द आईएएस टीम। द आईएएस हब नाम की कोचिंग है एमके यादव सर की। यादव सर के बारे में जानकारी मिली। मैंने आईएएस सबसे यूपीपीसीएस प्रीमियम बैच ज्वाइन किया था। आईएएस हब द आईएएस हब की वेबसाइट पर यूपीपीसीएस टॉपर्स की आंसर कॉपीज फ्री में उपलब्ध हैं। उन्हें आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके आंसर राइटिंग सीखें और अपनी रैंक सुनिश्चित करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष विजय है। मैं पटना बिहार का ही रहने वाला हूं और मेरी जो 12th तक स्कूलिंग हुई है वो पटना बिहार से ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो हंसराज कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। वहां से मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है एंड देयर आफ्टर मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू करी उसके बाद। और उसके बाद मैंने मल्टीपल यूपीएससी के भी अटेम्प्ट्स दिए हैं। मैंने 2 यूपीएससी मेंस लिखे हैं और बीपीएससी में ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे रैंक 3 बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिला है। कॉलेज से निकलने के बाद मुझे प्लेसमेंट मिला था, बट मैंने उस टाइम प्लेसमेंट नहीं एक्सेप्ट किया था, ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था और मैंने सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज का ही प्रिपरेशन करूंगा। और जो ये मेरा डिसीजन है टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज और टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये मैंने क्लास 12th के ही अराउंड डिसाइड किया था। और क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे जो फादर हैं और मेरे जो चाचा हैं वो दोनों सिविल सर्वेंट हैं, इसीलिए मेरा भी डिसीजन था कि मैं भी सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करूंगा। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था बीपीएससी में और अभी तक का जो मेरा लर्निंग यही है कि पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिस, ये जो 4 चीजें ये की एलिमेंट्स हैं आपको सक्सेस फुल बनाने में। और कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये 5 चीज अगर रहे तो आप जरूर सक्सेस मिलता है हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। पहले के अटेम्प्ट में और इस वाले अटेम्प्ट में बहुत ही मेजर डिफरेंस रहा है। पहले मैं जो अपना यूपीएससी प्रिपरेशन होता था उसी के बेसिस पे बीपीएससी का एग्जाम देता था। इस बार मैंने एक्सटेंसिवली बीपीएससी रिलेटेड जो बीपीएससी स्पेशल जो टॉपिक होता है उसको कंप्लीट किया था और साथ ही साथ जो बीपीएससी बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उसको एक्सटेंसिवली कंप्लीट किया था और इसी वजह से जो है मेरा रैंक इसमें इम्प्रूव हुआ है। और साथ ही साथ अगर मेंस की बात करूं तो मेंस के लिए भी मैंने बिहार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी रिलेटेड उसको भी मैंने प्रैक्टिस डेली लॉन्ग आंसर्स राइट करके मैं प्रैक्टिस करता था और इसी वजह से उससे भी मेरा रैंक इम्प्रूव हुआ है। ड्यूरिंग प्रिपरेशन फाइनेंशियल चैलेंजेस तो एज सच नहीं थे। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी। बट हाउएवर मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग का भी काम किया है, मैंने कंटेंट क्रिएटर का भी काम किया है, एज अ कंटेंट क्रिएटर एंड एज अ कॉपी इवैल्यूएटर भी मैंने काम किया है कई जगह, ताकि मैं अपने जो डेली एक्सपेंसेस है उसको मीट कर सकूं। फैमिली प्रेशर तो एज सच मेरे ऊपर नहीं था। इसमें भी मैं लकी इनफ हूं क्योंकि पापा और मम्मी दोनों का कॉन्स्टेंटली सपोर्ट रहा है और कॉन्स्टेंटली ये भी रहा है कि नहीं तुम लगे रहो, तुम्हारा निकल जाएगा। बट ये सोसाइटी में जैसे अगर फ्रेंड्स को, पीयर्स को देख के हाँ कई बार प्रेशर आता था कि सब लोग अपने अपने जगह पर सेट होते जा रहे हैं, तो बस उसके लिए मैं एक्सटर्नल नॉइज को शट डाउन कर देता था और साथ ही साथ मैं फोकस करता था नेक्स्ट एग्जाम पे। जो भी एग्जाम आ रहा है उसको क्लियर करने की कोशिश करता था। बाकी रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड, जो भी होता है वो अपने टाइम पे ही होता है। रिपीटेड फेलियर्स के बाद ऑब्वियसली आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है, आप अपने एबिलिटी पे शक करने लगते हैं। लेकिन अगेन बीइंग एन एस्पिरेंट आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहता है। आप कॉन्स्टेंटली जो आप नेक्स्ट एग्जाम्स जो लाइंड अप रहता है आप उस पर फोकस करते हैं और कॉन्स्टेंटली आप इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसके अलावा मैं अपने फिजिकल फिटनेस और साथ ही साथ मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देता था। मैं कोशिश करता था कि मैं रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन डेली किया करूं, जिससे मेरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो बना रहे और इसी के थ्रू मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको भी ग्रो करने की कोशिश करता था। यस, अभी जो लास्ट 1-2 साल का फेज था मैं इसमें डिसाइड कर रहा था ऑलमोस्ट कि अब ये मैं जर्नी एंड करना चाह रहा था और अदर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना चाह रहा था। बट थैंकफुली मुझे इस बार रैंक मिल गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं टॉप 100 में भी रहूंगा, बट मुझे रैंक 3 इस बार मिला एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने मेरा ये जर्नी जो है इट एंडेड ऑन अ हाई। 66th और 67th में मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। 66th में 1 मार्क से नहीं हुआ था और 67th में 2 मार्क से नहीं हुआ था।
जो बिगेस्ट चेंज मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी बिहार स्पेशल पे फोकस नहीं करता था और बिहार करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करता था। 69th और 70th बीपीएससी में मैंने उसी चीज को चेंज किया है और बिहार करंट अफेयर्स पे एक्सटेंसिव फोकस किया और सिमिलरली बिहार जो स्पेशल पार्ट है जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं उस पर फोकस किया एंड दैट वर्कड इन माय फेवर आई गेस। अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें फॉर प्रीलिम्स तो जितने भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में और कोई भी स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन में। जैसे अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए मेरा फंडामेंटल सोर्स वही लक्ष्मीकांत बुक था। ज्योग्राफी की बात करें तो वो 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वही मेरा प्राइमरी सोर्स रहा है और साथ ही साथ जीसी लियोंग को भी मैं कभी कभी रेफर किया करता था। इन्वायरमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस की बुक जो है वो ही मेरा प्राइमरी सोर्स था। इकोनॉमी में मैंने श्रीराम आईएएस की बुक को रेफर किया था, वो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा अगर हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम का फॉलो किया था और एंशिएंट और मेडाइवल में जो एनसीईआरटीज हैं आर.एस. शर्मा की उसको मैंने रेफर किया था। और अगर बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो बिहार स्पेशल के लिए मेरे पास क्राउन पब्लिकेशन का बुक है। मुझे उसके राइटर का नाम अभी याद नहीं है लेकिन क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, उसमें एक्सटेंसिव कवरेज किया गया है और खास करके बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी इस पे मैंने स्पेशल फोकस किया था फॉर स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स की अगर बात करूं मैं तो बिहार करंट अफेयर्स में एक टेलीग्राम पे चैनल है ISPCS फैक्ट्री करके, उनका पहले फ्री इनिशिएटिव था, अब शायद पेड इनिशिएटिव है वो, तो उनका मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स ज्वाइन किया था और वो एक्सटेंसिव कवरेज करते हैं, स्पेशली वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स बनाते हैं जो कि बहुत ही हेल्प करता है प्रिपरेशन में और उसे याद करने में भी इजी होता है क्योंकि वो पॉइंटर 1 लाइन फॉर्मेट में रहता है, तो मुझे वो काफी हेल्पफुल लगा। और जो नॉर्मल जो जनरल करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स हैं जैसे वाजीराम के जो मैगजीन है उस पर रिलाई करता था। और अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूं तो साइंस एंड टेक में जो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं जो PYQ प्रैक्टिस करवाते हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं और साथ ही साथ क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से भी हूं तो मुझे उतना जरूरत नहीं पड़ता था उसका। प्रीलिम्स प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना ज्यादा आप मॉक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका एलिमिनेशन करने की जो वो है वो स्ट्रेंथ होगा आपका। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो PYQ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। PYQ एक तरीके से बाइबल है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप PYQ को एनालाइज करते हैं तो PYQ से आपको क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन के जो पैटर्न्स हैं उसका आइडिया लगता है और किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या चीज को हमें इग्नोर करना है ताकि हमारा प्रिपरेशन जो है वो बल्कि नहीं हो, तो इसलिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना, तो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया कि साइंस एंड टेक के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस को रेफर करता था जिसमें वो PYQ करवाते थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाते थे। और साथ ही साथ जो बिहार करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं पहले ISPCS फैक्ट्री को फॉलो करता था जो कि पहले फ्री था, अब शायद पेड है, बट उनका बहुत ही मिनिमल प्राइस है एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है फॉर बिहार करंट अफेयर्स क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। और सिमिलरली नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, मैं उनको कभी कभी रेफर किया करता था क्योंकि मेरा जो सोर्स था वो जनरली मैगजीन्स हुआ करता था। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करता हूँ और उसमें जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो वाजीराम के जो मंथली मैगजीन्स होते थे जो रिसाइटल नाम से आते हैं उसको भी मैं एक्सटेंसिवली पढ़ता था मंथली। इससे मेरा जो नेशनल करंट अफेयर्स है वो कवर हो जाता है। और जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो मैंने पहले भी बताया कि ISPCS फैक्ट्री जो करके एक चैनल है मैं उसी को एक्सटेंसिवली फॉलो करता था। इसके अलावा अगर बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के समरी आते हैं। मैं विजन IAS का जो समरी आता था बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का मैं बस उस पर रिलाई करता था और अगर न्यूज़पेपर में कुछ आया उससे रिलेटेड तो उसको भी जरूर नोट डाउन करता था। इसके अलावा अगर बिहार का बजट और बिहार के इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं तो अगेन मैं ISPCS फैक्ट्री के कंटेंट पे ही रिलाई करता था क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प पॉइंट्स में समराइज किया हुआ रहता था। मॉक टेस्ट की अगर बात करूं तो मॉक टेस्ट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स प्रिपरेशन का, इवन मेंस प्रिपरेशन का। मॉक टेस्ट से आपको नॉलेज गैप के बारे में पता चलता है कि आपने जो फंडामेंटल बेसिक प्रिपरेशन की है उसमें कितना गैप रह गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉक टेस्ट में होता है मॉक टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करना
एनालिसिस में बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके गेस करके सही हुए हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, आप उसको नोट्स बनाइए। उसके अलग से मैं नोट्स बनाता था जनरली, और उसको फिर मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था। तो जो मेरे फंडामेंटल बेसिक प्रिपरेशन थे और जो मॉक के अलावा जो चीजें ऐड ऑन हुई, इन दोनों का नोट्स को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था, और इससे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी जो चीजें पहले से फंडामेंटल से कवर नहीं हुई है वो आपका मॉक टेस्ट से कवर हो जाता था। प्रीलिम्स के पहले रिवीजन की स्ट्रैटेजी मेरी यही रहती थी कि जो भी मैंने फंडामेंटल या बेसिक सोर्स पढ़ा है और उससे जो नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करना, जो भी मैंने मॉक टेस्ट दिया है मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो नोट्स बनाया हो उसको रिवाइज करना, और बस इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करना, और पीवाईक्यू को कॉन्स्टेंटली देखते रहना, क्योंकि पीवाईक्यू एट द एंड इज द सोर्स। और बस इसी को मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करता था, और दिस हैज हेल्प मी। अल्टीमेटली प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन है दैट इज द गेम ऑफ रीड, रिकॉल, रिमेंबर एंड रिवाइज। आपको रीड करना है, रिकॉल करना है, रिमेंबर करना और रिवाइज करना है। अगर मेंस की बात करूं तो जैसे बीपीएससी मेंस में 3 पेपर होते हैं, GS1, GS2 और एसए का पेपर होता है। इसके अलावा ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, और हिंदी भी जो है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। GS1 के अंदर में अगर मैं बात करूं तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। हिस्ट्री का सेक्शन है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, और एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो मेरा मैथ्स रिलेटिवली मुझे स्ट्रांग लगता है, तो मैंने कभी उसका स्पेशल कुछ ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया है। बस पीवाईक्यू को मैं देख लेता था कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, और बस उसी के बेसिस पे मैं तैयारी अपना करता था। करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए अगेन जो मंथली मैगजीन जो मैंने बताया, जैसे वाजीराम के जो रिसाइटल्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैं कवर करता था और उसका मैं नोट्स बनाता था। और इसके अलावा जो बीपीएससी के जो पीवाईक्यूज हैं जिसमें वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे उनका एक पसंदीदा टॉपिक है, जैसे ब्रिक्स से रिलेटेड हो गया या G20 हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो वैसे अगर कोई टॉपिक रेलेवेंट अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड भी मैं नोट्स बनाने की कोशिश करता था, और उसी का मैं आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करता था। और अगर हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री के लिए अगेन जो स्पेक्ट्रम है जो प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ते थे वही मेरा मेजर सोर्स रहा है मेंस के लिए भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसके लिए अगेन मैं एक टेलीग्राम का चैनल है IS कॉरिडोर, आई थिंक इट इज फाउंडर जो है उनके अभिनव सर हैं, तो IS कॉरिडोर को मैं फॉलो करता था। उनका GS1 का नोट्स मैंने ले रखा था, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बिहार रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली मुझे एक जगह मिल गए थे, तो मैंने उसके लिए उसी नोट्स पे रिलाई किया था, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी। सिमिलरली GS2 में भी 3 पार्ट्स हैं। पहला पॉलिटी का है, दूसरा इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी का है, और तीसरा साइंस एंड टेक का है। पॉलिटी के लिए अगेन कुछ अलग नहीं, जो लक्ष्मीकांत जो मेरा प्राइमरी सोर्स है उसी के सोर्स के थ्रू ही मेंस की भी प्रिपरेशन मैंने की है। सिमिलरली इकोनॉमी और ज्योग्राफी में भी जो स्टैटिक सोर्सेज हैं जैसे NCERTs हो गया 11th और 12th का, और श्रीराम IS का जो मेरा सोर्स था मैंने उसी को रेफर करके मेंस का भी प्रिपरेशन किया है। और पेपर 2 में इकोनॉमी और ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स पार्ट भी जनरली पूछा जाता है, तो अगेन वो जो वाजीराम का जो मैगजीन है उसी के बेसिस पे जो भी करंट टॉपिक्स हैं उसके भी नोट्स मैं तैयार करता था, और उसको फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के रूप में उसको प्रैक्टिस किया करता था। और अगर मैं साइंस एंड टेक जो थर्ड पार्ट है उसकी बात करूं तो वो जनरली करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है, और जनरली उसमें एक रिपीटेड थीम्स होते हैं, जैसे बायोटेक हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, इसी पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहे हैं पहले, तो इन्हीं पे मैंने एक्सटेंसिव नोट्स तैयार किया था। और ये बेसिकली मैगजीन्स जो करंट अफेयर मैगजीन्स है उन्हीं से तैयार किया गया था, क्योंकि जनरली करंट अफेयर्स रिलेटेड ही क्वेश्चन रहते हैं, और इसी से मेरा GS2 का प्रिपरेशन जो है मैंने ऐसे ही किया है। एसे की अगर बात करूं तो बीपीएससी में हमें 3 एसेज लिखने होते हैं और विद इन 3 आवर्स, तो इसमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का होता है, हमें देखना होता है। और जो इसमें थर्ड पार्ट होता है वो बिहार लोकोक्ति को फोकस करके टॉपिक्स दिए गए होते हैं, तो लोकोक्ति के लिए मुझे एक टेलीग्राम पे ही एक ग्रुप में मुझे PDF मिल गया था, क्योंकि लोकोक्ति के अर्थ जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उसका मीनिंग नहीं समझते तो आप उसे 800 वर्ड्स में ऐसे के रूप में नहीं उतार पाइएगा, तो इसीलिए वो लोकोक्ति का अर्थ जानना बहुत जरूरी होता है। और बाकी ड्यूरिंग माय यूपीएससी प्रिपरेशन मैंने ऐसे का जो कंटेंट है, स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्म करना है, पेस्टल अप्रोच है, टेम्पोरल अप्रोच है, ये सब यूज करके मैं ऐसे को लिखना का प्रैक्टिस करता था, और वही अप्रोच मैंने बीपीएससी में भी किया था। यस, डेफिनेटली इंटरव्यू का जो यूपीएससी के जो प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस है वो डेफिनेटली मुझे बीपीएससी की तैयारी में हेल्पफुल हुआ है। इनफैक्ट जो मैंने 4-5 जगह पहले डिफरेंट एग्जामिनेशंस के इंटरव्यू दिए हैं, उसके इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस जो है वो मुझे करंट बीपीएससी के इंटरव्यू में हेल्प किया है। जैसे मैंने पहले यूपीएससी का EPFO का इंटरव्यू दिया है, RBI ग्रेड बी का भी मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, SIDBI का भी मैंने इंटरव्यू दिया है, और साथ ही साथ लास्ट ईयर CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी का भी एक एग्जाम हुआ था,
उसके भी मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंचा हूँ। तो इन सारे इंटरव्यूज के एक्सपीरियंस जो है वो मुझे काम आए बीपीएससी के इंटरव्यू में। बीपीएससी में जो इंटरव्यू होता है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं और पैनल मेंबर्स होते हैं उनके पास आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। उनके पास आई गेस सिर्फ आपका ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन ईयर रहता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें एज सच डैफ का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। बट ऑन द अदर हैंड जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो चेयरमैन आपसे पूछते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके हॉबीज क्या हैं और आप कहाँ डिफरेंट काम कर चुके हैं, तो उस बेसिस पे जो है आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और करंट अफेयर्स पे एक्सटेंसिवली फोकस किया जाता है। बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ ही साथ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में कि आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा और इससे वो आपके व्यू पॉइंट को और आपके किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की एबिलिटी को जज करते हैं। मॉक इंटरव्यू की अगर बात करें तो मैंने एक ही जगह 2 मॉक इंटरव्यू दिया था, वो आस्था आईएएस था और आस्था आईएएस से मुझे अच्छा फीडबैक मिला था और मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की थी अपने परफॉर्मेंस। इंटरव्यू में मुझसे एक जो पॉपुलर टर्म है गोदी मीडिया या जिसको हम लोग बायस्ड मीडिया कहते हैं, उससे रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें मेरे व्यू पॉइंट वो जानना चाह रहे थे। इसके अलावा जो कोचिंग इंडस्ट्री में फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस चलते हैं, जो नेम्स का मिसयूज करते हैं, उससे रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही साथ डिसेप्टिव पैटर्न्स जो ई कॉमर्स वेबसाइट यूज करते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है वो कम्युनल वायलेंस से रिलेटेड था कि कम्युनल वायलेंस क्या होता है और आप अगर उस स्पेसिफिक सिचुएशन में एज ए डीएसपी रहेंगे तो आप कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को। तो मुझे बेसिकली यही सब सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए जो फेलियर्स है वो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जामिनेशन प्रोसेस है। ये एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर है। इसमें जैसे प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में रैंडमनेस बहुत होता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी भी है एट द मेंस लेवल, एट द इंटरव्यू लेवल। तो फेलियर्स तो है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जर्नी। फेलियर से हमें सीखना चाहिए कि हम उसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं और नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसको अप्लाई किया जा सकता है। मैं देखिए जो मेरे जैसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको बहुत लेट सक्सेस मिल रहा है, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि पहले कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है कि नहीं। अगर वो डेडिकेशन है या फिर आप दूसरा ऑप्शन भी यार अदर अपॉर्चुनिटीज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और नहीं, अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आपको इसी फील्ड में कंटिन्यू करना है, देन हैव फेथ इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी एंड अल्टीमेटली हैव फेथ इन गॉड। वो कहते हैं कि जब जो होना होता है वो तभी होता है, तो हैव ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन योर एबिलिटी। अभी 72nd प्रीलिम्स के लिए अब लास्ट 1 मंथ बचा है। जो एस्पिरेंट्स हैं मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आपने जितना भी फंडामेंटल बेसिक प्रिपरेशन कर ली है अभी तक, आप उसी को, और जो नोट्स बनाया है उससे रिलेटेड, आप उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जितना भी आपने मॉक टेस्ट अभी तक लगाया है, जितना भी उसको एनालाइज किया है और नोट्स बनाया है, उसको भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। कुछ भी नया ऐड करने की जरूरत नहीं है। हैव फेथ इन योरसेल्फ। और इसके अलावा मेडिटेशन हो गया और टाइमली सोना, एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो जरूर लीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। माइंड आपका खुला हुआ होना चाहिए। सो इन द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस जो है एट द एंड जो है वो वर्क करता है लोगों के लिए। आई नो ये एग्जाम जो है ये बहुत ज्यादा रैंडमनेस और सब्जेक्टिविटी से भरा हुआ है और लक फैक्टर भी, एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बाद लक फैक्टर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। But if you are constantly putting yourself into this preparation, if you are giving your best, if you are doing your hard work, then definitely आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगा। तो जैसे नेक्स्ट 30 डेज में 72nd का प्रीलिम्स आने वाला है, मैं उन कैंडिडेट्स और उन एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि जो अब आपने फंडामेंटल प्रिपरेशन, बेसिक प्रिपरेशन जो है अभी तक कर ली है, जो नोट्स बनाया है, अब उसी को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ जो भी मॉक टेस्ट आप लगा रहे हैं उसको कंटिन्यूसली अभी लगाते जाइए, एटलीस्ट फॉर 10 to 15 डेज मोर। और उससे जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको भी आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ सक्सेस। क्योंकि रिवीजन जितने बार आप रिवाइज करेंगे उतने कम गलतियां होती हैं आप मेन एग्जामिनेशन में। और बहुत कैंडिडेट्स के साथ OMR में बबलिंग का भी इशू आता है, गलत बबल कर देते हैं। तो इस चीज का आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, OMR शीट्स को बबल करके। इसके अलावा आप सेंटर पे पहले जरूर पहुंचे, क्योंकि जैसे बीपीएससी में 1 घंटा पहले पहुंचने के लिए कहा जाता है, तो आप 1 दिन पहले अगर पॉसिबल हो तो आप सेंटर पे पहुंच के उसको देख लें। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप पीवाईक्यूज पे तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। लास्ट के 10 to 15 डेज में आप पीवाईक्यूज पे ही ज्यादा फोकस करें तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पीवाईक्यूज जैसे मैंने पहले बताया कि वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक बाइबल होता है।
इसके अलावा आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट करते हैं ये बहुत सब्जेक्टिव है। बहुत लोग जो हैं वो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत लोग कंजर्वेटिव करते हैं। ये जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाता है। बट ऑन द अदर हैंड एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूर होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो जरूर होना चाहिए। आप कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं लेकिन इंश्योर करें कि ब्लाइंड गेस ना हो, क्योंकि बहुत लोगों का नेगेटिव हो जाता है इस चक्कर में। मेरे भी पिछले कई अटेम्प्ट्स में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे क्योंकि मैंने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया था। तो वो चीज आपको मॉक जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक डिजायर्ड नंबर मिल जाता है कि मैं इतना अटेम्प्ट करके आऊंगा जिससे मेरा ज्यादा नेगेटिव भी नहीं हो और मेरा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी बहुत एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जनरली 2 या 3 इटरेशन में पेपर को कंप्लीट करने का कोशिश करता हूं। पहले इटरेशन में मैं जो मुझे श्योर शॉट आता है मैं उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं ताकि मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मुझे कितने मार्क्स डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। और साथ ही साथ मैं उन क्वेश्चंस को रीड भी करते चलता हूं जो मुझे पार्टली आते हैं। सेकेंड इटरेशन में मुझे जिस क्वेश्चंस में 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस जिनको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं कैलकुलेटेड गेस लेता हूं, ब्लाइंड गेस किसी भी क्वेश्चन में नहीं करता हूं। और थर्ड इटरेशन में जो मुझे कहीं मैंने पढ़ा है उसे और उसके बारे में कुछ नॉलेज है तब मैं फिर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूं। तो इन टोटल मैं जैसे मेरा एक 135 क्वेश्चंस के आसपास टारगेट होता था 150 क्वेश्चन में कि मुझे इसके अराउंड तो अटेम्प्ट करना ही करना है, तो मेरा टारगेट वही रहता था और मैं उसी के अराउंड कोशिश करता था अटेम्प्ट करने का। और कई बार लोगों को जैसे ही बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो टफ और अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस को देखकर पैनिक करने लगते हैं। इसमें आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस टफ आपको लग रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल आपके लिए हैं, तो वो हर एक एस्पिरेंट्स के लिए हैं, तो इसमें पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ अभी अगर लास्ट 35 डेज के अराउंड जो बचा है, इसमें आप मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, माइंड को फोकस रखने के लिए आप मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग योर कंसंट्रेशन। एंड इस बार शायद बीपीएससी ने ऑप्शन ई में जो अटेम्प्ट आप नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, उसको बबल करने के लिए किया है। तो एक ये नया चीज है जिसको आपको ध्यान देना होगा और टाइम मैनेजमेंट करना होगा, क्योंकि आप जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको भी आपको बबल करना है इस वाले 72nd प्रीलिम्स में। तो इसका भी आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा ताकि आपको उस समय मेन एग्जाम डे के दिन प्रॉब्लम ना हो। आई वुड लाइक टू एंड विद अ कोट दैट ऑल इज वेल इफ दैट एंड्स वेल।